हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डार्विनवाद, डार्विनिज्म। यह विकास इवोल्यूशन के अंतर्गत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यह बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ने प्राकृतिक अध्ययन द्वारा विकासवाद या जैव विकास की अति सुंदर तथा सरल विधि से प्रमाण सहित व्याख्या की है। चार्ल्स डार्विन ने सन 1809-1822 में प्राकृतिक अध्ययन द्वारा विकासवाद या जैव विकास की अति सुंदर तथा सरल विधि से प्रमाण सहित व्याख्या की है। डार्विन ने अपने एवं वैलेस के संयुक्त नाम से प्राकृतिक चयनवाद की परिकल्पना को छपवाई। डार्विन ने अपने एवं वैलेस के नाम से संयुक्त नाम से प्राकृतिक चयनवाद की परिकल्पना को छपवाया। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जन्म इंग्लैंड में 12 फरवरी सन 1809 ईस्वी में हुआ था। जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है, उनका जो जन्म है वह इंग्लैंड में हुआ था 12 फरवरी सन 1809 में ईस्वी में। इनके पिता एक डॉक्टर थे। जो इनके पिता थे वे एक डॉक्टर थे और इनके पिता का नाम था रॉबर्ट वरिन डार्विन। डार्विन बचपन से ही प्रकृति में बहुत दिलचस्प रखते थे। जो डार्विन थे वह बचपन से ही प्रकृति में, इन्वायरमेंट में दिलचस्प रखते थे, इंटरेस्ट रखते थे। चार्ल्स डार्विन ब्रिटिश सरकार के बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर प्रकृति वैज्ञानिक के रूप में विश्व भ्रमण के लिए गए। डार्विन ने बीगल पर 5 वर्षों तक विश्व भ्रमण किया। जो डार्विन थे उन्होंने बीगल पर 5 वर्षों तक लगभग भ्रमण किया। 5 वर्ष तक इन्होंने अनेक द्वीपों एवं महाद्वीपों से अनेक जीव जंतुओं, चट्टानों और जीवाश्मों को एकत्रित किए। 5 वर्ष बीगल में रहने के उपरांत, भ्रमण करने के उपरांत इन्होंने अनेक द्वीपों से, महाद्वीपों से जीव जंतुओं, चट्टानों और जीवाश्मों को अनेक प्रकार से एकत्रित किया। विश्व भ्रमण तथा प्रकृति का अध्ययन करने के बाद 1855 में डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीव जातियों के विकास, ऑर्गन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नाम पुस्तक प्रकाशित की। विश्व भ्रमण के बाद इन्होंने 1855 में प्राकृतिक वर्ण द्वारा जीव जातियों की विकास, ऑर्गन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में उन्होंने जैव विकास की क्रिया को उदाहरण प्रस्तुत किया। इस पुस्तक में उन्होंने जीव विकास की जो क्रिया थी उसको उदाहरण सहित प्रस्तुत किया। डार्विन ने अपनी पुस्तक में जैव विकास की क्रिया को समझाया। डार्विन ने अपनी पुस्तक में जैव विकास की क्रिया को समझाया कि किस प्रकार से जीव अपने को वातावरण के अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं, कि किस प्रकार से जीव अपने आप को वातावरण के प्रति अनुकूल बनाकर जीवित रहते हैं और संतान उत्पन्न करते हैं और संतान पैदा करते हैं। इसके विपरीत जो जीव प्रकृति को अपने अनुकूल नहीं बना पाते वे कुछ समय बाद नष्ट हो जाते। इसके विपरीत जो जीव प्रकृति को अपने अनुकूल नहीं बना पाते हैं, प्रकृति पर अपने अनुकूल के कारण रह नहीं पाते हैं प्रकृति पर, वे आप ही कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। अतः प्रकृति में एक प्रकार की छटनी हुआ करती है, अर्थात प्रकृति में, नेचर में एक प्रकार से एक छटनी हुआ करती है। डार्विन के इस सिद्धांत को प्राकृतिक चयनवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डार्विन का जो ये सिद्धांत है उसको प्राकृतिक चयनवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। डार्विन का प्राकृतिक चयनवाद, डार्विनिज्म, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन अथवा डार्विनवाद कई तथ्यों पर आधारित है। फर्स्ट है जीवों में संतान उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। सेकेंड है जीवन संघर्ष। थर्ड है समर्थ या जीवत्व या प्राकृतिक चयन। फोर्थ है विभिन्नता एवं आनुवंशिकता। फिफ्थ है वातावरण के प्रति अनुकूलता। सिक्स्थ नई जातियों की उत्पत्ति। इनको हम अब डिटेल में देखेंगे थोड़ा, जिसमें फर्स्ट हम हेडिंग देखेंगे जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर मात्रा। समस्त जीवधारियों में संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। जो समस्त जीवधारी हैं उनमें संतान उत्पन्न करने की अपार क्षमता होती है। जैसे एक समुद्री सीपी प्रतिवर्ष
60 लाख अंडे देती है। मादा एस्केरिस, फीमेल्स एस्केरिस अपने जीवन काल में 27 करोड़ से अधिक अंडे देती है। ओयस्टर में एक मादा एक जनन काल में 10 लाख अंडे देती है। इतनी बड़ी संख्या में संतानोत्पत्ति के बाद भी प्रत्येक जाति की आबादी लगभग स्थिर रहता है, क्योंकि और बहुत से जीवों की बहुत सी संतानें वयस्क बनने या उससे पूर्व किसी कारण से नष्ट हो जाती हैं। सेकेंड हेडिंग हम देखेंगे, जीवन संघर्ष या अस्तित्व के लिए संघर्ष। प्रत्येक जीव को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों से संघर्ष करना होता है। प्रत्येक जो जीव है उसको अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों से संघर्ष करना होता है। यह जीवन संघर्ष प्रत्येक जीव की भ्रूणावस्था से प्रारंभ होकर जीवन पर्यंत चलता है। जीवन संघर्ष मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट है सजातीय जीवन संघर्ष, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। सेकेंड है अंतरजातीय जीवन संघर्ष, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। और थर्ड है वातावरणीय जीवन संघर्ष, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। इसको हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे सजातीय जीवन संघर्ष, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। सामान्य आवश्यकताओं के कारण एक ही जाति के जीवों में मुख्यतः भोजन की प्राप्ति, उपयुक्त वास स्थान व लैंगिक प्रजनन के लिए संगम, साथ ही मैटिंग पार्टनर के चयन के लिए पारस्परिक भीषण संघर्ष होता है। सेकेंड है अंतरजातीय जीवन संघर्ष, इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल। अलग अलग जीव जातियों में जीवन की आवश्यकताओं की आपूर्ति व सुरक्षा के लिए परस्पर संघर्ष होता है। जो अलग अलग जीव जाति होते हैं उनमें जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपूर्ति के लिए सुरक्षा के परस्पर संघर्ष होता है। थर्ड वातावरणीय जीवन संघर्ष, इन्वायरमेंटल स्ट्रगल। विभिन्न वातावरणीय दशाओं जैसे सूखा, बाढ़, तीव्र वायु वेग, अत्यधिक गर्मी व सर्दी आदि में सुरक्षित रहने के लिए जीवों में जीवन संघर्ष होता है। तब विभिन्न वातावरणीय दशाओं में रहने के लिए सूखा, बाढ़, तीव्र वायु वेग, अत्यधिक गर्मी व सर्दी आदि में सुरक्षित रहने के लिए जीवों में जीवन संघर्ष होता रहता है। थर्ड हम हेडिंग देखेंगे, विभिन्नता एवं आनुवांशिकता। एक ही माता पिता की संतानें केवल जुड़वा बच्चों आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर आपस में समान नहीं होती हैं। उनके रंग, रूप, आकार, अंगों की संरचना तथा कार्य की विभिन्नता दिखाई देती है। उनके जो रंग रूप होते हैं, उनका जो आकार होता है, उनकी आकार, कार्य, अंगों की संरचना, कार्य की में विभिन्नता दिखाई देती है। ये सभी भिन्नताएं इन्हें अपने माता पिता से वंशागत रूप में मिलती हैं। ये सभी जो भिन्नताएं होती हैं उनको अपने माता पिता के पूर्वजों से मतलब उनके वंश से मिलती है। कुछ भिन्नताएं जीव विकास के लिए लाभदायक तथा कुछ हानिकारक होती। कुछ जो भिन्नताएं होती हैं वह जीव विकास के लिए लाभदायक तथा कुछ हानिकारक भी होती हैं। फोर्थ हेडिंग है हमारी योग्यतम की उत्तरजीविता। डार्विन के अनुसार जीवन संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं जिनकी रचना पर्यावरण में सफलतापूर्वक रहने के अनुरूप होती है। डार्विन के अकॉर्डिंग जो है जीवन संघर्ष में वही जीव सफल होते हैं जिनकी रचना पर्यावरण में सफलतापूर्वक रहने के लिए अनुरूप होती है। अत्यधिक सफल जीवन व्यतीत करने वाले जीव योग्यतम फिटेस्ट कहलाते हैं। जो अत्यधिक सफल जीवन व्यतीत करने वाले जीव हैं वह योग्यतम फिटेस्ट कहलाते हैं। ये स्वस्थ संतान उत्पन्न करके वंश या जाति को चलाने में अधिकतम योगदान देते हैं। ये जो है स्वस्थ संतान उत्पन्न करके वंश को या जाति को चलाने में अधिकतम योगदान देते हैं। इसी को डार्विन ने प्राकृतिक चयन कहा है। इसी को डार्विन ने प्राकृतिक चयन भी कहा है। फिफ्थ हेडिंग है हमारी बदलते वातावरण के प्रति अनुकूलन। किसी भी स्थान का वातावरण सदैव परिवर्तित होता रहता है। कोई भी स्थान हो, कहीं का भी स्थान हो, कहीं का भी स्थान हो, वह हमेशा बदलते रहता है, परिवर्तित होते रहता है। बदलते वातावरण में रहने के लिए जीवों को
भौतिक वातावरण, सूखा, तूफान, शीतवाह, तड़ित बिजली आदि से जूझना पड़ता है। बदलते वातावरण में रहने के कारण जीवों को वातावरण में सूखा कभी तूफान और कभी शीतवाह, तड़ित बिजली आदि से जूझना पड़ता है। ऐसे वातावरण में केवल वही जीव जीवित रहने में समर्थ होते हैं जिनमें अपने वातावरण के अनुरूप बदलने की क्षमता होती है। इस प्रकार के वातावरण में केवल उसी प्रकार के ही जीव जीवित रह सकते हैं जिनमें अपने आप को वातावरण के अनुरूप बदलने की क्षमता होती है, और अन्य जीव नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और जो जीव इस वातावरण में नहीं जी पाते हैं, नहीं जीवित रह पाते हैं, मतलब नहीं अनुकूलित हो पाते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। 6th हेडिंग है हमारी नई जातियों की उत्पत्ति। डार्विन के अनुसार जीवों में विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती जाती हैं। डार्विन के अनुसार जीवों में जो विभिन्नताएं हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी एकत्रित होती जाती हैं, जिससे ये जीव अपने पूर्वजों से भिन्न होते जाते हैं। जिससे ये जो जीव हैं वे अपने पूर्वजों से भिन्न होते जाते हैं। धीरे धीरे ये अपने पूर्वजों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि उनको नई जातियों का स्थान दिया जाता है। धीरे धीरे ये अपनी जातियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि उनको नई जातियों का भी स्थान दे दिया जाता है। इसी के आधार पर डार्विन ने जाति के उद्भव, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इसी के अकॉर्डिंग, इसी के आधार पर ही डार्विन ने जाति के उद्भव, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया है। अब नेक्स्ट हेडिंग हम देखेंगे डार्विनवाद के प्रति आपत्तियाँ। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विनिज्म। वैज्ञानिकों ने प्रारंभ में डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी की विचारधारा को अधिक तर्कसंगत व जैव विकास की प्रामाणिकता प्रस्तुत करने का सफल व प्रभावशाली ढंग माना और इसका पूर्णतः समर्थन भी किया, किंतु कुछ ही समय पश्चात इसकी आलोचना प्रारंभ भी हो गई और अनेक ऐसी त्रुटियां दर्शाई गईं जिनकी सही व्याख्या स्वयं डार्विन भी नहीं कर पाए। और आलोचना के बाद ऐसी विभिन्न प्रकार की त्रुटियां दर्शाई गई जिनकी जो व्याख्या है वह डार्विन खुद ही नहीं कर पाए। डार्विनवाद की कुछ प्रमुख आपत्तियाँ निम्न है, जिसमें फर्स्ट है डार्विनवाद में जीवन संघर्ष में उत्पन्न सूक्ष्म परिवर्तनों को अधिक महत्व दिया गया। डार्विनवाद में जीवन संघर्ष में उत्पन्न होने वाले जो सूक्ष्म परिवर्तन हैं उनको विशेष अधिक महत्व दिया गया। इन विशेष लक्षणों और परिवर्तनों का पूर्ण विकास होने से पूर्व की स्थिति में इनका कितना उपयोग या महत्व था। नेक्स्ट है डार्विनवाद में जनन व दैहिक कोशिकाओं की भिन्नताएं का असर नहीं दर्शाया गया। डार्विनवाद में जनन व दैहिक कोशिकाओं की विभिन्नताओं का असर नहीं दर्शाया गया है। नेक्स्ट है डार्विनवाद अवशेषी अंगों वेस्टिजियल ऑर्गन्स के संदर्भ में कोई भी प्रकाश डालने में पूर्णतः असमर्थ रहा, जबकि प्राणियों में अनेक अवशेषी अंग पाए गए। जबकि प्राणियों में जो है विभिन्न प्रकार के अनेक अवशेषी अंग पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डार्विनवाद अंगों के उपयोग व अनुपयोग पर प्रकाश डालने में पूर्णतः असमर्थ रहा। जो डार्विनवाद है वह अंगों के उपयोग व अनुप्रयोग पर प्रकाश डालने में पूर्णतः रूप से असमर्थ रहा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियोस आपको आगे भी देखने को मिलेंगी। थैंक यू।